गरीब दर्जी देवरानी। सुरेखा के चारों बेटे एक बहुत बड़ी कंपनी के बिजनेसमैन थे। तीनों बेटे अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी कर लेते हैं। सुरेखा की तीनों बहुएं मोहिनी, आकांक्षा, रूपाली फैशनेबल अपडेटेड मॉडल थीं, जो कि ज्वेलरी डिजाइन और क्लोथ्स पहनकर मॉडलिंग करती थीं। वहीं छोटा बेटा हमेशा हर सिटी का टूर करता रहता था। ऐसे ही एक दिन एक बड़ी सी टेबल पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे वो आज तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। रामू काका, मेरी ब्लैक टी कहाँ है? और मेरे चारों बेटों के पसंद की खीर बनाई है या नहीं? मालकिन, ये रही ब्लैक टी और खीर अभी लेकर आते हैं हम। आदित्य, तू घर का सबसे छोटा है ना, तुझे पसंद है। चल आजा, बैठ, मैं तुझे आज अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। आप तीनों भैया को खिला दीजिए, मुझे मनाली के लिए निकलना है। तो क्या देवर जी, आप फिर से घूमने जा रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे? हाँ भाभी। अरे प्रीतम जी, आप ही कुछ कहिए देवर जी से। आपकी भी शादी हो जाएगी तो आपको भी बिजनेस संभालना आना चाहिए। भाभी, मैं कुछ समय पहले बिजनेस ही संभालता था भैया के साथ, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये ट्रिप करता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। आप सब खाना खा लीजिए। अच्छा सुन, मेरे हाथ से एक चम्मच तो खा ले। घर जल्दी आना, अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। ऑन वे मॉम। फिर अपनी माँ से थोड़ी खीर खाकर मनाली के लिए वो निकल जाता है, जहाँ उनकी वादियों में बहुत घूमता है, बोन फायर करता है। तभी मुलाकात उसकी एक काली लड़की शेफाली से होती है, जो कि आदित्य के दिल में बस गई थी। 10-15 दिन बिताने के बाद आदित्य उससे शादी कर उसे अपने बड़े से मैंशन में लेकर आता है, जहाँ दरवाजे पर रामू काका देखकर कहते हैं, अरे बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, जल्दी आइए, छोटे साहब आ गए हैं, वो भी छोटी बहू लेकर। ये सुनकर सुरेखा और तीनों जेठानी बाहर आती हैं। आदित्य, ये तूने क्या किया? कौन है ये काली लड़की और तूने इससे शादी क्यों की? नमस्ते माँ जी। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, बस मैंने भी भैया की तरह अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरी शेफाली से मुलाकात उसी मनाली ट्रिप पर हुई थी। ओह गॉड, ये पुअर सी लड़की और काली भी है। ये हमारे घर की छोटी बहू है। मैं तो इसे अपनी देवरानी के रिश्ते में सोच भी नहीं सकती हूँ। देवर जी, आपने क्या किया? आप इतनी दूर से ऐसी काली पीली गरीब लड़की लाए हैं। आप जानते हैं ना हमारे शहर में कितना नाम है, हम कितने पैसे वाले लोग हैं, क्या रुतबा है, आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया? बिल्कुल सही बोली दोनों बहुएं। आदित्य, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि अमीर घर की अच्छी बहू लाऊंगी, गोरी चिट्टी। और ये, अरे जरा मेरी तीनों बहू को देख, कितनी मॉडर्न है, और ये उनके आसपास भी नहीं भटकती है। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं शेफाली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और भैया ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है, तो शेफाली के साथ क्या दिक्कत है? बस यही कि वो काली है। लेकिन माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम दोनों चले जाते हैं। नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों रह सकते हो यहाँ। दिल पर पत्थर रखकर सुरेखा शेफाली का गृह प्रवेश कर देती है। दिन गुजरते हैं। आदित्य काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है और सुरेखा अपना असली रूप दिखाकर काली शेफाली पर अत्याचार करने लगती है और उसकी तीनों जेठानी भी उस पर रौब जमाने लगती हैं। बेचारी गांव की शेफाली चुपचाप सबकी बातें सुनती है, सारा काम करती है। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा कहती है, अरे ओ कल्लू माई देवरानी, जरा इधर आना, आज मेरी पाँव में बहुत दर्द है, तो थोड़ा मसाज कर दो। जी दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। फिर शेफाली उसके पैरों की मसाज करने लगती है। कुछ देर बाद शेफाली सबके लिए गोलगप्पे बना कर लाती है। माँ जी, ये लीजिए, गोलगप्पे खा लीजिए, मैंने सौंठ और खट्टी चटनी दोनों का पानी बनाया है। अरे वाह, ये सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पर इससे मेरी हेल्थ पर तो कोई असर नहीं होगा ना? अगले वीक मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है। नहीं दीदी, मैंने हेल्दी वाले गोलगप्पे बनाए हैं। ओहो, इस काली कोयले की शक्ल देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मनहूस कहीं की हमारे घर में आ गई। चल जा यहाँ से, खा लेंगे हम। सुरेखा की बात सुनकर शेफाली आंखों में आंसू लिए चली जाती है। मोहिनी, रूपाली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तंग करो जितना कर सकते हो, इसके सारे कपड़ों को ही जला दो। ठीक है माँ जी। ये सुनकर मोहिनी छुपकर शेफाली के कमरे में जाकर उसके एक एक कपड़े को अलमारी से निकाल कर जला देती है। जब शेफाली वापस आती है तो उसे अपने सारे कपड़े जले हुए दिखते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं कल सुबह क्या पहनूंगी? मेरे सारे कपड़े जल गए। कोई बात नहीं, मुझे दर्जी का काम तो आता ही है। मैं आदित्य जी के दिए हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ,
उसी के ही ब्लाउज पेटीकोट साड़ी बना दूंगी। ऐसा कहकर शेफाली बाजार से सिलाई का सामान खरीद कर लाती है और फटाफट अपने लिए 50 जोड़ी सिल लेती है। अगले दिन पहनकर वो घर का काम करती है तो घमंडी सास और उसकी तीनों बहू देखकर हैरान हो जाती हैं। ये क्या मोहिनी बहू, तूने इसके कपड़े नहीं जलाए थे जो आज ही फिर ये पहन कर आ गई है? माँ जी, मैंने एक एक कपड़ा जला दिया था, पर शाम को मैंने इसे कुछ सिलते हुए देखा था। शायद इसने अपने लिए कपड़े सिले हैं, काली दर्जी कहीं की। जो भी कहो, सिलाई तो इसने अच्छी की है। देखो कितना अच्छा ब्लाउज है और साड़ी भी अच्छी लग रही है। कम नहीं है ये कलूटन। जो भी हो, अब मैं इसे अपने घर में नहीं देख सकती हूँ। अगले दिन गलती से शेफाली से एक फोटो फ्रेम टूट जाता है। मौके का फायदा उठाकर सुरेखा उसे भरी बरसात में घर से बिखर कर देती है। फिर भी शेफाली अगली सुबह तक बैठी रहती है। तभी सुरेखा की पड़ोसन उसे कंबल ला कर देती है। बेटी, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी, कांप भी रही हो। मैंने देखा है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखो, तुम्हारा पति जब आएगा मैं बता दूंगी। फिलहाल मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। तब तक तुम वहीं रह लेना और इन लोगों को तो इनके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। शुक्रिया आंटी। फिर अवंतिका शेफाली को लखनऊ शहर ले जाती है। उसकी पसंद नापसंद पूछती है। उसके बनाए हुए कपड़े देखकर उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराती है, जहां उसके दर्जी के काम में और निखार आ जाता है और वो बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिजाइन करने लगती है। वहीं दूसरी ओर आदित्य घर पर शेफाली को न पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया? भला मैं तेरी काली पत्नी को कुछ क्यों कहूंगी? वो कल मुही हमारा मुंह काला करके भाग गई अपने किसी आशिक के साथ, वो भी पैसे चुरा कर। देख लिया गरीब लोगों को अपने सर पर बिठाने का नतीजा। सुरेखा की बात सुनकर आदित्य टूट जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। तीनों गोरी बहुएं बहुत बड़े फैशन शो में रैंप वॉक कर रही थी। जैसे ही विनर का अनाउंसमेंट होता है तो स्टेज पर 2 जज आते हैं, जिनमें से एक शेफाली और अनुष थे। जज को देखकर सास और जेठानियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हमारी गरीब काली देवरानी है। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर कैसे बन गई? और ये तो जज भी है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। देखो जो आज वो किस मुकाम पर पहुंच गई है। देखिए, मैं अभी मिस शेफाली के साथ विनर बताने आया हूँ, पर मैं चाहता हूँ शेफाली जी आप ही बताएं। यस श्योर, थैंक यू। सो इस फैशन शो के रैंप वॉक विनर हैं मिस कनिका कपूर। अरे जेठानी जी, आप यहाँ कैसे हैं आप सब? हमें साइड में आकर बात कर लेनी चाहिए। शेफाली, हमें माफ कर दो, हम तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है। हाँ, हमें माफ कर दो, माँ जी की तरफ से भी हम माफी मांगते हैं। हम उन्हें समझाएंगे तो वापस घर चलो तुम। पता नहीं मैं वो सब भूल पाऊंगी भी या नहीं। इतने में बैकस्टेज पर आदित्य भी अपनी पत्नी को देखकर रो पड़ता है। शेफाली, तुम यहाँ? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। सच्चाई सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि माँ जी और जेठानी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया। इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और मैं बेखबर था? भाभी, आप तो मुझे बता सकती थी ना, लेकिन आपने भी ऐसा ही किया। अब मैं शेफाली की आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, इसलिए आप माँ को खुद कह देना अब मैं वापस घर लौट के कभी नहीं आऊंगा। मैं और शेफाली एक नई दुनिया बनाएंगे। चलो शेफाली। ये कहकर आदित्य शेफाली को एक दूसरे शहर ले जाता है, जहाँ शेफाली अपने फैशन डिजाइनिंग से बड़े बड़े लोगों के डिजाइनर कपड़े बनाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। इस तरह एक गरीब दर्जी देवरानी बड़े मुकाम को हासिल करती है। अपनी लेबर पेन से गुजर रही थी। उसका पति मोहन पाल फौरन उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी काली बेटी को जन्म देती है। मोहन पाल जैसे ही अपनी बेटी को वार्ड से अश्विनी के पास ले जाता है तो वो बेटी को देखते ही गुस्से से कहती है, अरे ये तो पूरी काली कोयले जैसी है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये तो मुझ पर गई भी नहीं है। ऊपर से मुझे बेटी की चाहत थी। अब मेरे घर का वारिस आगे कैसे बढ़ेगा? इसे मेरे सामने से ले जाइए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अश्विनी, ये मेरी बेटी है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। मोहन पाल अश्विनी को बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती है और पूरे बचपन वो कावेरी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके 10 वर्ष के हो जाने पर अश्विनी उससे घर के ढेर सारे काम करवाने लगती है। कभी झाड़ू पोंछा तो कभी खाना। अगर कावेरी ठीक से कोई काम नहीं कर पाती थी तो अश्विनी उसे बहुत मारती थी और इन सब की खबर मोहनपाल को बिल्कुल भी नहीं थी।
वो अमीर होने के बाद भी अपनी बेटी को गरीबों की तरह रखती थी। ना उसे नए कपड़े दिलाती थी, ना ही रेस्टोरेंट का अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का समय था। कावेरी गणपति बप्पा की बहुत बड़ी परम भक्त थी, इसीलिए वो सुबह सुबह उनके मंदिर की सफाई कर माला पिरोती है। मेरी छोटी सी गणपति बप्पा, देखो मैंने आपकी ये माला बना दी है, देखना गन्नू, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। शाम को गणेश आरती के बाद कावेरी अश्वनी से कहती है, माँ मुझे गन्नू वाले मोदक खाने हैं, जरा दीजिए ना, अब तो पूजा भी हो गई है। कावेरी की बात सुन अश्वनी उसका कान मरोड़ कर कहती है, क्या बोला तूने? तुझे ये मोदक चाहिए? पता भी है कितने महंगे हैं, और तुझ जैसी काली लड़की को मैं ये मोदक खिला दूं? और तुझे कितनी बार बोला है मेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब तू पैदा हुई थी। चल जा यहाँ से और जाकर सफाई कर। माँ मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सफाई कर दूंगी, पर मुझे भूख लग रही थी, थोड़े से मोदक दे देते। छोड़ों से तेरी पिटाई कर दूंगी अगर दोबारा मोदक का नाम लिया तो। चल जा यहाँ से। रोते हुए कावेरी काम करने चली जाती है। सारा काम करने के बाद कावेरी भूखे पेट कमरे में सो जाती है। तभी मोहन अपनी बेटी के पास आ जाता है। ये तो रोते रोते सो गई है, शायद अश्वनी ने इसे फिर कुछ कह दिया होगा और खाना भी नहीं दिया होगा। कावेरी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा मोदक लाया हूँ, चलो इसे खाओ। मोहन अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है, तभी वो जाग जाती है। पिताजी, आप, अरे वो आप मेरे लिए इतने सारे मोदक लाए हैं, शुक्रिया पिताजी। हाँ बिटिया, खा ले, सारे तेरे ही तो हैं, तुझे बहुत पसंद है ना। फिर कावेरी सारे मोदक खा लेती है। वक्त गुजरता है। कावेरी को पढ़ाई का शौक था। अश्वनी उसे पढ़ाई भी नहीं करने देती है, क्योंकि अश्वनी कावेरी से पैदाइशी नफरत करती थी और वो नफरत उसकी बरकरार रहती है। साथ ही वो अपनी ही काली बेटी को कालेपन के ताने देती थी। उसे कभी माँ का वो प्यार दिया ही नहीं जो आमतौर पर एक माँ अपनी बेटी को करती है। वो घर का उससे सारा काम करवाती है। एक बार फिर गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है, जहाँ कावेरी ने बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और वो दिया जलाकर उनकी आरती करती है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेमा कृपा जयाची, जय देव सर्वांगी सुतरा उती शिदुराची, कंठी झलके माला मुक्ता फलनी, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मत्रे मन कामना पूर्ति, जय देव। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अश्विनी प्रसाद दे दो और कावेरी बेटी को फल फ्रूट दे देना, कहीं पिछली बार की तरह करो। मैं चलता हूँ, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। आप अपने काम से काम रखिए, मुझे जो करना है कर लूंगी। अश्वनी से प्रसाद लेकर मोहन चला जाता है। फिर अश्वनी कावेरी को घर का काम करने के लिए कह देती है। कावेरी ने व्रत रखा था। वो भूखी प्यासी काम करती है और कुछ देर बाद कहती है, काम कर कर के कमजोरी सी लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, ठीक लगेगा। ये कहकर वो पूजा घर से फल लेने जाती है। अरे अभी पूजा घर में इतने सारे फल फ्रूट रखे थे ना, तो वो कहाँ है? और ना ही मोदक, कहाँ चले गए सब? माँ मुझे भूख लग रही थी, तो मुझे फल या प्रसाद देती आप। क्या बोला तूने? तुझे फल फ्रूट चाहिए? कुछ भी नहीं है, चल जा यहाँ से। और जब भूख बर्दाश्त ही नहीं होती तो गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने का नाटक क्यों करती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी बात है और कौन सी नहीं, ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चलती जा यहाँ से। माँ, आप हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? मुझे भी आपका प्यार चाहिए। मैं और तुझ जैसी काली बेटी को प्यार करूं? कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद होती। ये सुनने के बाद कावेरी रोने लगती है और वो अपना व्रत नहीं खोलती है, क्योंकि अश्वनी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। कावेरी शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए अश्वनी उसका एक गरीब घर में रिश्ता तय करने जा रही थी, पर मोहन ऐसा नहीं होने देता है और अखिल नाम के एक अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी कर देता है, जहाँ कावेरी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन किताबों को देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आते हैं, तो सास गायत्री कहती है, क्या हुआ बहू, तू ये किताब देखकर क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, अब तू अपनी सास से भी बातें छुपाएगी क्या? चल बता। वो माँ जी, मुझे पढ़ने का शौक था,
मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए किताबों को देखकर आंसू भर आए। बस इतनी सी बात, फिक्र मत कर, मैं तेरे पढ़ने के शौक को पूरा करूंगी। मेरी कोई बेटी तो हुई नहीं है, इसीलिए तुझे ही अपनी बेटी मानकर तेरे सारे सपने पूरा करूंगी अब। शुक्रिया माँ जी। इस तरह गायत्री अपनी बहू को बेटी मानकर उसे पढ़ाती लिखाती है और देखते ही देखते ससुराल में उसका पहला गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है। अरे बहू, कल गणेश चतुर्थी है, घर में बहुत काम है। बप्पा का भव्य आगमन करना है, जल्दी से मोदक तैयार करवा दे, उसके बाद बाजार चलियो। जी माँ जी, और हम उनके लिए बहुत अच्छे से कपड़े और मोदक बनाएंगे। हाँ, जो तेरा दिल करे। तभी सास के साथ मोदक बनाते बनाते कावेरी को अपने बचपन की गणेश चतुर्थी की याद आ जाती है। फिर से बहू की आंखों को देखकर गायत्री कहती है, क्या बात है बहू, तू फिर से रो रही है? अपना मन हल्का कर ले। माँ जी, आप तो जानती हैं गणपति बप्पा से मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी खुद की माँ ने मुझे कभी ना स्वीकारा और ना गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाने दिया। तो यही इच्छा थी कि मैं इस बार सारा काम अच्छे से करूं। हाँ बहू, बिल्कुल, जो तेरी इच्छा है तू वैसी कर। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन कावेरी अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति तैयार करती है और सारे घर की सजावट करती है। दरवाजे पर रंगोली बनाती है और सास के साथ भोग भी बनवाती है। फिर गणेश जी की स्थापना करने के बाद पूजा करती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा की जय। 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। बहू, शुरू कर। जी माँ जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। गणपति बप्पा मोरिया। अरे वो कावेरी, तुमने तो गणेश चतुर्थी की इतनी अच्छे से पूजा की है और सजावट तो और भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जी शुक्रिया। फिर संध्या काल की आरती करने के बाद कावेरी अपना व्रत खोलती है और सास उसे खाने के लिए फल फ्रूट मोदक देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और करीब 11 दिन तक गणेश जी की पूजा होती है। तभी घर पर कावेरी के माता पिता आते हैं। माँ जी, गनु को खुद से दूर करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल मैं वैसा ही कर पाई। सच में आप बहुत अच्छी हैं। काश माँ भी मुझे आपके जितना ही प्यार करती। सच्ची माँ जी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं बहू, एक दिन तेरी माँ जरूर तुझे समझेगी। चल विसर्जन करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा तूने चॉकलेट के गणेश जी क्यों बनाए? ताकि माँ जी दूध में विसर्जन करने के बाद गरीब बच्चों में मैं ये चॉकलेट का दूध बांट दूं। वाह बहू, तू तो सच में बहुत अक्लमंद है। फिर कावेरी गायत्री के साथ मिलकर एक बड़े से दूध के टब में चॉकलेट के गणेश जी का विसर्जन कर देती है। वहीं सास बहू की सारी बातें सुनकर अश्वनी को अपनी गलती का पछतावा होता है। कावेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। काश गायत्री जी ने तुझे जितना सहारा दिया वो मैं दे पाती। मुझे पता था एक दिन तुम हमारी बेटी को अपनाओगी। इस तरह अश्विनी कावेरी से माफी मांग लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी प्यार से रहती हैं। वहीं कावेरी चॉकलेट का दूध गरीब बच्चों में बंटवा देती है। तो दोस्तों, जैसे कावेरी ने इको फ्रेंडली होकर गणेश जी को बनाया है, इस गणेश चतुर्थी आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।